नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैपिंग सीरीज में। आइए डिस्कस करते हैं यूरोप का पार्ट 2। यह है यूरोप महाद्वीप का पार्ट 2। पार्ट 1 डिस्कस हो गया है, ये हो जाएगा यूरोप का कंप्लीट मैपिंग सीरीज। इसके आगे देखने के लिए मैपिंग सीरीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद मैं अगला सीरीज लेकर आऊँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स के बारे में देखते हैं यूरोप के। तो ईस्ट स्कैंडिनेवियन जो पेनिनसुला है, यहाँ पर देखिए जो स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप है, यहीं पर एक माउंटेन्स है जिसका नाम है जोलन माउंटेन्स। ये है जोलन माउंटेन्स। थोड़ा विजिबिलिटी कम है लेकिन लोकेशन और नाम सुनते रहिए, फिर उसको देखते रहिए, यही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछेगा। तो यह जोलन माउंटेन्स, यहीं पर एक मैग्नेटाइट किस्म के लौह अयस्क की दृष्टि से, यहाँ पर मैग्नेटाइट किस्म के लौह अयस्क यहाँ से निकलते हैं, तो इसलिए मैग्नेटाइट की दृष्टि से ये जो जोलन माउंटेन्स है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। याद रखना कि इसमें याद यह रखना है कि जो स्कैंडिनेवियन माउंटेन पेनिनसुला पर ये माउंटेन स्थित है। आगे बढ़ते हैं। ये है पेरेनीज माउंटेन। ये पेरेनीज माउंटेन यानी पेरेनीज पर्वत श्रृंखला है। ये फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पर, ये स्पेन, ये है फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पर स्थित है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि पेरेनीज माउंटेन कहाँ स्थित है या पर्वत कहाँ स्थित है। तो फिर वहीं के बगल में यहीं पर देखिए पेरेनीज पर्वत है। फिर इसी पर्वत पर ही एक देश है, इसी पर्वत पर एक देश है जिसका नाम है एंडोरा। ये देश पूरी तरीके से पर्वतीय है। ये पूरी तरीके से देश पर्वत पर ही स्थित है, तो ये देश ही पूरा तरीके से पर्वतीय है। आगे बढ़ते हैं। ये है एल्पस माउंटेन। यह है फैला हुआ एल्पस माउंटेन। ये कई देशों में, लगभग 4 से 5 देशों में फैला हुआ है। कौन कौन से देश है? इधर है फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और इटली। जर्मनी और इटली, ये लगभग 5 देशों में फैला है एल्पस माउंटेन्स। इसी पर फ्रांस में जो एल्पस माउंटेन के अंतर्गत ही फ्रांस के अंदर ही एक माउंटेन है जिसका नाम है माउंट ब्लैंक। ये फ्रांस के अंतर्गत मिलता है। वहीं स्विट्जरलैंड, यही एल्पस पर्वत के अंतर्गत ही स्विट्जरलैंड में एक माउंटेन है जिसका नाम है माउंटेन मैटरनहार्न। ये है माउंटेन मैटरनहार्न है। फिर आगे बढ़ते हैं। जो एल्पस पर्वत है, इसी से 2 नदियाँ निकलती है। एक है राइन नदी जो नॉर्थ सी की तरफ जाती है, नॉर्थ सी में गिरती है। फिर एक निकलती है पो नदी जो एड्रियाटिक सागर में गिरती है। एक है पो नदी जो एड्रियाटिक सागर में गिरती है। तो और भी आगे बढ़ते हैं। ये है स्पेन और बे ऑफ बिस्की के तट पर है। ये स्पेन है, यहाँ है बे ऑफ बिस्की की खाड़ी है यहाँ पर। ये फ्रांस है, यह स्पेन है। इसके तट पर एक माउंटेन है जिसका नाम है कंटाब्रियन माउंटेन। यह है कंटाब्रियन माउंटेन, ये इसी के तट पर है, कंटाब्रियन माउंटेन है। फिर जहाँ पर ड्यूरो और एल्ब्रो नदियाँ बहती है, यहीं पर देखिए एक ड्यूरो नदी है, यहीं पे एक ड्यूरो नदी है। और फिर यहीं से निकलती है एक एल्ब्रो नदी निकलती है। फिर नीचे आते हैं आइबेनियन पेनिनसुला पर। यहाँ पर देखिए ये है आइबेनियन पेनिनसुला है। यहीं पर कई सारे पर्वत श्रृंखला है जिसका मैं नाम ले रहा हूँ। इसमें दिया चित्र तो दिख नहीं रहा है लेकिन फिर भी नाम ले रहा हूँ। लोकेशन और नाम इम्पॉर्टेंट है। सियरा मोरेगा है, और फिर सियरा नेवादा है और वेटिकन कॉर्डिलेरा है। ये माउंटेन है इसी आइबेनियन पेनिनसुला में फैली हुई है जो स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे यूराल माउंटेन और काकेकस माउंटेन्स दिया है। कह रहा है कि जो यूराल, यहाँ पर देखिए ये है यूराल माउंटेन्स, यह है काकेकस माउंटेन, यानी कि यूराल पर्वत श्रृंखला है, यह है काकेकस पर्वत श्रृंखला है। ये एशिया का और यूरोप का है। इधर वाला पार्ट यूरोप है, इधर वाला पार्ट यूरोप है, इधर एशिया है और इधर एशिया है। यूरोप और एशिया का ये प्राकृतिक विभाजक का काम करता है, प्राकृतिक विभाजक का कार्य करता है। जो यूरल माउंटेन है और काकेशस माउंटेन है। तो उसी पर जो काकेकस माउंटेन्स है, ये है काकेकस माउंटेन्स है। यहीं पर एक पर्वत है जिसका नाम है माउंटेन
माउंटेन एल्ब्रूस, माउंटेन एल्ब्रूस जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। यही काकेकस माउंटेन के अंतर्गत है, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। फिर आगे बढ़ते हैं, बाल्टिक सागर में फिनलैंड की खाड़ी में जो एसटी पीटर्सबर्ग है, ये है देखिए एसटी पीटर्सबर्ग, ये रसिया का एक शहर है, रसिया का एक शहर है। ये देखिए यहाँ पर फिनलैंड की खाड़ी है, फिनलैंड की खाड़ी के तट पर स्थित है एसटी पीटर्सबर्ग। यहाँ पर पश्चिमी ट्रांस साइबेरिया का जो पश्चिमी रेलवे जंक्शन है, ट्रांस साइबेरिया का पश्चिमी रेलवे जंक्शन है, जो मॉस्को के बाद, मॉस्को रूस की राजधानी है, मॉस्को के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। जो पहला जनसंख्या वाला शहर है मॉस्को है रूस का। मॉस्को सर्वाधिक जनसंख्या भी है, यहाँ पर सर्वाधिक उद्योगों का भी विकास हुआ है, यहाँ पर वस्त्र उद्योग का भी विकास हुआ है, इसलिए रूस का मैनचेस्टर बोलते हैं। मॉस्को रूस की राजधानी है, इसे रूस का मैनचेस्टर भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर वस्त्र उद्योग का भी विकास हुआ है। फिर आते हैं यूराल पर्वत खनिज संसाधन की दृष्टि से, जो यूराल पर्वत है यहाँ पर देखिए, जो यूराल पर्वत है खनिज संसाधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहाँ ट्रांस साइबेरियन रेलवे का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। यहीं पर ट्रांस साइबेरियन रेलवे का एक महत्वपूर्ण स्टेशन भी है। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया है जो रूस है, रूस यूरोप महाद्वीप में भी पड़ता है और फिर उसके बाद एशिया महाद्वीप में पड़ता है। यूरोप एक रूस यूरोप महाद्वीप और एशिया दोनों महाद्वीपों के अंतर्गत आता है। कुछ हिस्सा इसका यूरोप में है, कुछ हिस्सा एशिया में है, तो ये ध्यान रखना है। ये जो रूस है एशिया और यूरोप दोनों में, इसका कुछ क्षेत्र यूरोप में पड़ता है, कुछ इसमें पड़ता है। जो यूरोपियन रसिया है उसमें सी देखते हैं, जो वाइट सी है और बारेंट सी है। जो बारेंट का सागर है और वाइट का सागर है, ये दोनों रूस के यहाँ ये रूस के तट के पास है दोनों सागर, लेकिन ये यूरोप का भाग है, लेकिन यह यूरोप का भाग है। अब वहीं पर जो एशियाटिक रसिया के पास जाते हैं, यहीं पर देखिए यहाँ पर चुक्ची सी है, यहाँ पर है चुक्ची सी, फिर यहाँ पर ईस्ट साइबेरियन सी, ईस्ट लाप्टेव सी, कारा सागर, लाप्टाव सागर और फिर ईस्ट साइबेरियन सागर और फिर चुक्ची सागर, ये सब रूस के अंतर्गत रूस के तट के पास है, लेकिन ये एशिया का भाग है, ये एशिया का भाग है। तो और बढ़ते हैं नीचे, ओब नदी है, ये देखिए ओब नदी है, एल्टाई माउंटेन्स के पास से निकल रही है ओब नदी। ये कारा सागर में गिरती है, कारा सागर के तट के पास एक खाड़ी है जिसका नाम है ओब की खाड़ी। तो कारा सागर में जो ओब की खाड़ी है उसी में गिरती है जो ओब रिवर है। तो उसी यहाँ पर उसी बगल में एक एनसी रिवर है, एक एनसी रिवर है। एनसी रिवर पश्चिमी साइबेरिया के मैदान को सेंट्रल साइबेरिया के मैदान से, ये पश्चिमी साइबेरिया की मैदान है और ये है सेंट्रल साइबेरिया का मैदान, इधर ईस्ट साइबेरिया का मैदान है। तो जो सेंट्रल जो एनसी रिवर है ये पश्चिमी साइबेरिया के मैदान को और जो सेंट्रल साइबेरिया के मैदान है दोनों को अलग करती है, दोनों को अलग करती है। तो ये है नदी, ये भी काला सागर में जाके गिरती है, ये भी कारा सागर, काला नहीं है कारा है, कारा सागर में जाके गिरती है। आगे बढ़ते हैं, आगे ये देखिए लेक बैकाल है, बैकाल झील है, बैकाल झील से निकलने वाली है अंगारा नदी, बैकाल झील से निकलने वाली अंगारा नदी जो एनसी नदी में जाके मिल जाती है, यह है एनसी नदी। तो यह जो अंगारा नदी है ये एनसी नदी की एक सहायक नदी भी है। यहीं से एक नदी निकलती है जो बैकाल झील है, इसी झील से भी एक दूसरी नदी निकलती है जिसका नाम है लीना झील, लीना नदी, इसका नाम है लीना नदी। तो जो लीना नदी है लाप्टीव सागर में गिरती है, ये है लाप्टाव सागर, लाप्टीव सागर, लीना नदी लैप्टेव सागर में गिरती है। जो सेंट्रल साइबेरिया को उच्च पार्किंसन पर्वत से अलग करती है, यह है सेंट्रल साइबेरिया और यह है उच्च पार्किंसन पर्वत है, तो इससे दोनों को अलग करती है लीना नदी। नीचे है अमूर नदी, यहाँ पर देखिए ये रूस और चीन का सीमा बनाती है, नीचे चाइना है और ऊपर रूस है, रूस और चीन की सीमा बनाती है। रूस और चीन का सीमा से होते हुए इस खालिन की खाड़ी में गिरती है, सखालिन द्वीप के पास ओकस्टक सागर में गिरती है, यहीं पर है ओकस्टक का सागर,
यहीं पे ये गिरती है। ये है ओखोत्स्क सागर। यहाँ पर अमूर नदी गिरती है जो रूस और चीन का सीमा बनाती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है डेन्यूब नदी है। यह है डेन्यूब नदी। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट है, जो जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट है उसी के पास से ये निकलती है डेन्यूब नदी। तो ये डेन्यूब नदी यहीं से ब्लैक फॉरेस्ट के पास से निकलते हुए ये जाती है ऑस्ट्रिया से होते हुए। ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना इसी नदी पर है, डेन्यूब नदी पर है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पर है। फिर वहाँ से जब ये हंगरी में प्रवेश करती है, स्लोवाकिया, ये है स्लोवाकिया, ये हंगरी और स्लोवाकिया का सीमा बनाते हुए हंगरी में प्रवेश करती है। तो हंगरी की राजधानी जो बुडापेस्ट है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, वो भी इसी नदी के तट पर स्थित है। ध्यान रखना, दो इम्पोर्टेंट शहर है, एक वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, एक बुडापेस्ट जो हंगरी की राजधानी है। दोनों डेन्यूब नदी के तट पर ही स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा भी है, पूछ भी देगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे चली जाती है सर्बिया में प्रवेश करते हुए, स्लोवाकिया सर्बिया में प्रवेश करती है। फिर वहाँ से आती है बुल्गारिया से होते हुए रोमानिया और यूक्रेन से होते हुए ये ब्लैक सी में गिरती है, यानी काला सागर में यह गिरती है। ये यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। फिर यहीं पर देखिए हंगरी है। हंगरी में जो बुडापेस्ट डेन्यूब नदी पर स्थित हंगरी के मैदान में जो ये हंगरी है, हंगरी में जैसे प्रवेश करती है तो यहाँ पर जो समशीतोष्ण घास का मैदान है उसे पुष्टाज बोलते हैं। हंगरी में जो समशीतोष्ण घास का मैदान है उसे पुष्टाज बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो पुष्टाज घास का मैदान है किस कंट्री में है, तो हंगरी में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। तो ये है काला सागर में गिरती है। ये पश्चिमी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ये पश्चिमी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। और उसके बाद यूरोप की पहली नहीं दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली वोल्गा है। ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। फिर आते हैं आगे, वोल्गा नदी के पास आते हैं। यहाँ पर देखिए ये है वोल्गा नदी। यहाँ पर देखते हैं ये है वोल्गा नदी, वोल्गा रिवर है। ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ये कैस्पियन सागर में गिरती है। ये रूस की एक महत्वपूर्ण नदी है और पूरे यूरोप की एक सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है जो कैस्पियन सागर में गिरती है। फिर वहीं पर आते हैं यूराल रिवर है जो यूराल माउंटेन से निकलती है। तो ये है यूराल रिवर। ये भी कैस्पियन सागर में गिरती है। तो ये था यूराल जो नदी है एशिया और उसके बाद जो यूरोप है उसका भी प्राकृतिक विभाजन करती है। एशिया और यूरोप का प्राकृतिक विभाजन करती है जो यूराल नदी है। तो ये है यूरोप का कंप्लीट मैप। इसके बाद लाएंगे एशिया का मैपिंग सीरीज। देखिए इसमें टू द पॉइंट है, इसमें बहुत ज़्यादा घुमाया नहीं है, बहुत ज़्यादा मैपिंग और उसमें टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। ये टू द पॉइंट है। ये मैपिंग सीरीज पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। तो इतना ही है। थैंक यू।